हेलो नाइन्थ क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान। इससे पहले पार्ट में हमने हिमालय पर्वत को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो 3 नदियां हैं और जो इनकी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जो गाद लाई जाती है, जो अवशेष नदियां लेके आती हैं, उनसे इनका निर्माण होता है। अब हम जानेंगे कि कैसे। जब नदियां हिमालय से या ऊपरी साइड से पहाड़ों से निकलती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे ढलान कम होते हैं और मैदान आते हैं तो नदियों की स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपने साथ वो जितनी भी गाद व अवशेष लाती हैं उनको जमा करते हुए वह छोड़ते हुए जाती हैं। तो जब गाद छोड़ेंगी तो वो वहीं पर जमा हो जाती हैं, जो तीनों नदियों द्वारा लाई जाती है, जिससे क्या होता है, उत्तरी भारत का जो मैदान है वो बना है। जो उत्तरी भारत का जो मैदान है वो इसी से बना है। ये बहुत बड़ा भूभाग है और ये भूभाग जलोढ़ मृदा से बना है। जो ये भूभाग है ये बहुत बड़ा भूभाग है और ये किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो उत्तरी मैदान है वो 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और जो जलोढ़ मृदा है वो कृषि के लिए क्या है, बहुत उपजाऊ मानी जाती है। तो ये तो थी बात जलोढ़ मृदा की। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान की लंबाई और चौड़ाई की। तो जो उत्तरी मैदान है उसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो 240 से 320 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि उत्तरी मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। और ये क्या है, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधा विकसित की जा सकती है। ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर हम रोड भी बना सकते हैं, बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं और यहाँ पर हम सारी सुविधाएं भी क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। परंतु अगर पहाड़ी इलाका हो, इसके विपरीत अगर पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ पर हम ये सब नहीं कर सकते। यहाँ पर वहाँ पर रोड बनाना भी मुश्किल, का निर्माण करना बहुत मुश्किल होगा और बिल्डिंग बनाना भी बहुत मुश्किल होगा और सारी सुविधाएं प्रदान करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो मैदानी इलाका है वहाँ पर क्या है, ये सारी सुविधाएं क्या हैं, उपलब्ध कराई जा सकती हैं, विकसित कराई जा सकती हैं। वहाँ पर हम सड़क भी बना सकते हैं मैदानी इलाकों में, हम वहाँ पर बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे घर बना सकते हैं, बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या हैं, यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर, मैदानी इलाकों में। दिल्ली, हरियाणा, ये सब क्या है, मैदान है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मैदान, जो उत्तरी मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर तक। ये क्या है, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सारी सुविधाएं विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहने आते हैं या रहते हैं। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो हम देखेंगे कि उत्तरी मैदान को लगभग 3 भागों में बांटा जाता है, या उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो हमारा उत्तरी मैदान है उसको मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान जो कि सिंधु और अन्य नदियों द्वारा लाए गए गाद व अवशेषों से बना है। जो ये पंजाब का मैदान है वो कौन सी नदी, सिंधु नदी और जो उसकी सहायक नदियां, अन्य जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो लाए गए गाद व अवशेषों से बना है। कौन सा मैदान, पंजाब का मैदान। अब सेकंड है आपका गंगा का मैदान। अब गंगा नदी जो गाद लाती है उससे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्र बने हैं। ये सब उन उत्तरी मैदान है और ये गंगा के मैदान के अंदर आते हैं। कौन कौन से, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब किसके अंदर आते हैं, गंगा के मैदान के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो तीसरा वर्ग है वो आपका है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ गाद लाती है और जो अवशेष लाती है, जहाँ पर उनको जमा करती है, वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। जहाँ पर जो वो गाद और अवशेष लाती है, उनको जहाँ पर वो जमा करती है, वो कहलाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और इसमें आता है आपका असम। तो कौन सा राज्य इसके अंदर आता है? असम। तो ये जहाँ पर वो अपने ब्रह्मपुत्र नदी जो गाद और अवशेष लाती है, जहाँ पर उनको जमा करती है, वो क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र का नदी का मैदान। और इसमें आता है आपका असम। कौन सा राज्य आता है? असम राज्य इसमें आपका आता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब का मैदान और दूसरा है आपका गंगा का मैदान, तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब जो नीचे आपको एक मैप दिया गया है, इसमें आप देखिए उत्तर का मैदान आपको दिखाया गया है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है और पर्वतीय क्षेत्र आपको ऊपर दिखाया गया है और ऐसी तटीय मैदान आपको दिखाए गए हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी आपको इसमें दिखाया गया है। अब बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आकृतिक भिन्नता के आधार पर मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो आकृतिक भिन्नता है उसके आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब जो उत्तरी मैदान है उनको क्या कर दिया है? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका भाबर। जो पहला भाग है, जो आकृतिक भिन्नता के आधार पर जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें जो पहला भाग है आपका वो है भाबर। भाबर कहाँ पर है? अब जो भाबर है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो भाबर जो है शिवालिक की ढाल पर हमने जाना है। जो भाबर है वो शिवालिक की ढाल पर है। मीन्स हमने जाना था कि जो हिमालय का बाहरी हिस्सा होता है उसे शिवालिक कहते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हिमालय का बाहरी हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। और जो शिवालिक की ढाल है, जो ये जो शिवालिक है, जो इसकी ढाल है, वहाँ से जहाँ पर शिवालिक समाप्त होता है, मीन्स जहाँ पर शिवालिक जो है वो समाप्त होता है, जो शिवालिक है जहाँ पर वो समाप्त होता है, वहाँ से भाबर शुरू होता है। जो हमने पहले पढ़ा है कि हिमालय का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे शिवालिक कहते हैं और जो शिवालिक की ढाल है, जो शिवालिक है और जो उसकी ढाल है, वहाँ से जहाँ पर शिवालिक समाप्त होता है, मीन्स जहाँ पर शिवालिक समाप्त हो जाता है, वहाँ से भाबर आपका शुरू होता है। जहाँ पर शिवालिक आपका समाप्त हुआ वहाँ से आपका भाबर शुरू होता है। भाबर मैदान लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा है। भाबर का जो मैदान है वो लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। जो इसके मैदान की जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर है। दूसरा है आपका तराई। अब जहाँ पर भाबर खत्म होता है, क्लियर है, सिंपल है कि जहाँ पर भाबर खत्म होता है वहाँ से क्या होती है? तराई शुरू होती है। तराई कहाँ पर है? भाबर के दक्षिण में जो है वो तराई है। इसमें सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भाबर खत्म होगा वहाँ से तराई शुरू होगा और ये दलदली क्षेत्र है। मीन्स ये दलदला क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है और गीला रहता है। हमेशा ये क्षेत्र क्या रहता है? गीला रहता है। भाबर के दक्षिण में नम तथा दलदली क्षेत्र है। कौन सा? तराई। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है आपका वो है भांगर। भांगर जो है तीसरी भांगर, जो भांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है और ये कंकरीली होती है, मीन्स कंकड़ होते हैं इसमें और मोटे मोटे इसके कण जो होते हैं मोटे मोटे होते हैं। जो भांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है और ये कंकड़ीली होती है और इसके जो कण होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका खांदर। खांदर जो होती है वो नई मिट्टी होती है। नई मिट्टी इसलिए होती है क्योंकि जो नदियाँ होती हैं वो हर साल अपने साथ नई नई मिट्टी और खाद लाती है। नई मिट्टी और खाद लाती है, तो नई खाद और नई मिट्टी खेती के लिए क्या होती है? उपजाऊ होती है। मीन्स जो खादर है वो नई मिट्टी है, नए निक्षेप है और जो नदियाँ हैं वो हर साल अपने साथ नई मिट्टी और नई खाद लाती है, जिससे कि क्या होती है?
जो नई खाद और जो नई मिट्टी है वो खेती के लिए क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर मैदानों को, जो उत्तरी मैदान है उनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भाबर, तराई, भांगर, खादर। तो ये आकृतिक भिन्नता के आधार पे जो 4 भागों में विभाजित किया गया वो 4 भाग ये थे। तो आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।